हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस जेई नीट में। मैं आपका एजुकेटर विकास जोनवाल आ चुका हूं एक और नई क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए, फोटोसिंथेसिस को टू रिएक्शन या टू फेजेस में डिवाइड किया था, लाइट फेज या डार्क फेज। ठीक है, डार्क फेज ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने दी थी। इनडायरेक्ट यूज होता है लाइट का। और लाइट रिएक्शन की बात करें हम हील रिएक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ लाइट होता है और प्रेजेंट इन लाइट और अकर इन द थाइलाकॉइड एंड थाइलाकॉइड ग्रेनामा एटीपी एंड एनएडीएच आर फॉर्म। सबसे मेन बात इसके अंदर यही है, एटीपी और एनएडीएच फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड जैसे कि फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने बात की थी पहली क्लास में कि हमारा लाइट रिएक्शन दो साइकिल में, मतलब दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, हमारा पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, 3 एटीपी बनते हैं, 2 एनएडीएच बनते हैं और 1 ऑक्सीजन बनता है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। ओनली इसके अंदर क्या होता है, एक साथ 2 ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन का। और पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये देखिए, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। ये देखिए, ये दोनों हमारे फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है और इससे अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐसे ट्रांसफर होता था। हमने पिछली क्लास में ये डिस्कशन कर लिया था। इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए और क्लियर समझना हो तो कैसे हमारे 3 एटीपी बनते हैं एटीपी सिंथेसिस से और 2 एनएडीएच बनते हैं एफएनआर से और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, साइक्लिक रिएक्शन के। उसको हम जिगजैग रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ऐसे जिगजैग फॉर्म में मिलता है और इसके अंदर जब प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब हमारी जो एटीपी मिलेगी वो हमारी कैसे होगी, साइक्लिक के फॉर्म में होगी। मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है घूम फिर के इलेक्ट्रॉन वहीं पर आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर लाइट चाहिए मोर देन 680 नैनोमीटर। जो लाइट है वो हमारी 680 नैनोमीटर से, मतलब 680 से ज़्यादा नैनोमीटर की लाइट होनी चाहिए, जैसे 700 हो गई, तो इतनी लाइट तक अब्जॉर्ब करता है। लोकेशन की बात करें तो ग्रेनुला, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, लैमिना इसमें प्रेजेंट रहता है और इसके अंदर ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक के अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन साइक्लिक के अंदर पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व है और इसके अंदर एटीपी बनता है। ओनली मेन बात यहाँ पर क्या है, कौन सी चीज़ फॉर्म होती है, प्रोडक्शन किसका होता है, एटीपी का। यहाँ पर भी एटीपी का होता है, बट एटीपी, एनएडीएच और 1 ऑक्सीजन का होता है। इसके अंदर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब बात करते हैं हम साइक्लिक रिएक्शन की। देखिए, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, साइक्लिक रिएक्शन। तो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम साइक्लिक रिएक्शन। वही सेम था हमारा, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, कौन सी जगह, ये हमारी स्टोमा था और ये हमारे इसका ल्यूमेन था। ठीक है, देखिए इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो मतलब इसको लाइट चाहिए, वो कितनी चाहिए, 700 नैनोमीटर से, मतलब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा लाइट चाहिए। इसके अंदर आती है अब फार रेड लाइट, फार रेड लाइट। ये हमारी फार रेड लाइट आई और फोटो सिस्टम फर्स्ट से टकराई। जैसे ही इससे टकराई, इससे निकले 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन A1 के पास गए, A1 से A2 के पास गए। ये A1 A2 ये क्या है, प्रोटीन्स है। आगे डिटेल में बता दूंगा मैं आप लोगों को क्या चीज़ है। A2 से A3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ और A3 से आया हमारा फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को फेराडॉक्सिन के पास। और फेराडॉक्सिन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 के पास देता है।
लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास आए, अभी देखना ये V6 है, अब B6 और B6F दोनों अलग अलग है, अभी हम बात कर रहे हैं B6 की। जैसे ही साइटोक्रोम B6 के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, हमारे 4 प्रोटॉन, जो 4 प्रोटॉन थे हमारे, वो हमारे क्या स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर आते हैं। ये हमारी स्ट्रोमा और इससे ये हमारे प्रोटॉन क्या है अंदर आ रहे हैं। देखो ल्यूमेन के अंदर हमारे 4 प्रोटॉन आ चुके हैं। ठीक है, अब साइटोक्रोम B6 देता है किसको? प्लास्टोक्यूनोन को। 2 इलेक्ट्रॉन भाई प्लास्टोक्यूनोन को दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन को दिए, तो यहां पर हमारे 2 प्रोटॉन वो क्या है PQ लेके और PQH में कन्वर्ट हो जाता है, और PQH वापस 2 इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज के PQ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी साइकिल ऐसे चलती है। ठीक है, PQ और PQH2 की प्लास्टोक्यूनोन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्लास्टोक्यूनोन के पास थे वो ले लेगा कौन? FeSP, मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को हमारा FeS ले लेगा। FeS से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास? साइटोक्रोम B6F के पास। पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास गए थे? साइटोक्रोम B6 के पास। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास आ चुके हैं? साइटोक्रोम B6F के पास। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन B6F के पास आते हैं, वापस से स्टोमा से प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। वही सेम 4 प्रोटॉन हमारे ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब साइटोक्रोम B6F 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये साइटोक्रोम B6 वापस से किसको दे देता है? प्लास्टोक्यूनोन को। और प्लास्टोक्यूनोन क्या काम करता है? प्लास्टोक्यूनोन दे देता है वापस से इसको फोटोसिस्टम फर्स्ट को। तो भाई अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। तो घूम फिर के ये प्रोसेस वहीं पर आकर रुक जाती है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे, फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गए थे और घूम फिर के इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट पर ही आ गए। तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए, जो 4 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, मतलब साइटोक्रोम B6 के कारण आए थे और साइटोक्रोम B6F के कारण आए थे। टोटल कितने प्रोटॉन हो गए? 8 प्रोटॉन। अब 8 प्रोटॉन क्या करेंगे? ल्यूमेन से वापस स्ट्रोमा के अंदर जाएंगे। तो ये हमारे 4 प्रोटॉन ये वाले, 4 प्रोटॉन ये वाले ATP सिंथेसिस करेंगे और वापस से ल्यूमेन के अंदर जाएंगे, ल्यूमेन से स्ट्रोमा के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ATP सिंथेसिस होगा और 2 ADP से कितने बनेंगे? 2 हमारे क्या हो जाएंगे? ATP फॉर्म हो जाएंगे। 4 प्रोटॉन से एक ATP फॉर्म होता है, तो 8 प्रोटॉन से कितने फॉर्म हो जाएंगे ATP? 2 ATP फॉर्म हो जाएंगे। तो हमारा जो साइक्लिक से बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है? हमारा ATP। तो ATP हमें मिल गया। ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इसको साइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आई होप आप लोगों को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम इनके इनहिबिटर के बारे में। इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिटर होते हैं किसी चीज़ को रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला, या कोई प्रोसेस आगे चल रही है तो इस प्रोसेस को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, रोक देंगे, उसको बोलते हैं हम इनहिबिटर। ठीक है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों के लिए अलग अलग इनहिबिटर है। पहले हमारा फोटो सिस्टम सेकंड के इनहिबिटर की बात करते हैं हम। इनहिबिटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड मतलब कि P680 नैनोमीटर वाली लाइट के जो इनहिबिटर है वो कौन कौन से हैं? CMU एंड DCMU। ठीक है, CMU का मतलब होता है क्लोरोफिनाइल डाइल मिथाइल यूरिया, और DCMU का मतलब होता है डाई क्लोरोफिनाइल डाई मिथाइल यूरिया। इसको हम मोनोमर बोलते हैं,
CMU को और DCMU को बोलते हैं हम डाई यूरोन। ठीक है, अब काम करते क्या हैं, ये करते हैं प्लास्टोक्विनोन ए से जो प्लास्टोक्विनोन बी तक जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, उसको क्या करते हैं ये लोग, इनहिबिट कर देते हैं। मतलब आने वाली प्रोसेस को, जो आगे प्रोसेस चलेगी उससे यहाँ से उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं। ये इनहिबिट का साइन होता है ये वाला। तो देखिए साइक्लिक रिएक्शन हमारी ये रही, प्लास्टोक्विनोन ए से प्लास्टोक्विनोन बी को जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रोक देंगे, जिससे आगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा और ये हमारी नॉन साइक्लिक की प्रोसेस रुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम डाईयूरोन और मोनोयूरोन। CMU और DCMU, क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ये हमारे क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन ए को प्लास्टोक्विनोन बी से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को इनहिबिट कर देगा या रोक देगा। एक हमारा है DBMIB, मतलब डाईब्रोमेथाइल मोक्यूनोन। ये क्या काम करता है, प्लास्टोक्विनोन, ये हमारा प्लास्टोक्विनोन H2 है, उसको साइटोक्रोम B6 पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसको क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा। मतलब आगे इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देगा। कौन, DBMIB। ये भी हमारा फोटो सिस्टम का ये इनहिबिटर है। फोटो सिस्टम सेकंड का क्या था हमारा, ये हमारा क्या है, PQH2 से जो इलेक्ट्रॉन जाते थे साइटोक्रोम B6F के पास, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, उसको क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा, आने अगली प्रोसेस, मतलब अगले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो कि ये किसको करता था, P70 को, फोटो सिस्टम को, फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता था, अब वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इनहिबिटर आ चुका है जिसने क्या, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रोक दिया है। तो ये हमारी बात हो गई फोटो सिस्टम सेकंड के इनहिबिटर के बारे में। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के इनहिबिटर, मतलब P700 नैनोमीटर वाली लाइट के बारे में। फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो मेन है एक, वो है पैराक्वाइट एंड डाइक्वाइट। ये क्या काम करते हैं, पैराक्वाइट और डाइक्वाइट, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये हमारा फोटो सिस्टम है। देखिए पहले ये हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसमें क्या है, ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं A2 को, A2 से A3 को, तो ये हमारा A2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट कर देगा, मतलब आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं करने देगा। कौन नहीं करने देगा, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पैराक्वाइट एंड डाइक्वाइट। ये क्या है, फोटो सिस्टम या इनहिबिटर ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन के इनहिबिटर है। इनहिबिटर ऑफ फोटो सिस्टम CMU, DCMU एंड दूसरा है हमारा DBMIB। और इनहिबिटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट कौन से हैं, पैराक्वाइट एंड डायराक्वाइट, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण हमारी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन रुक जाती है और जो हमारा प्रोडक्ट है ये ATP फॉर्मेशन वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता और ये हमारी ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम इमर्सन के बारे में। इमर्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमर्सन के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, द क्वांटम यील्ड ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली ड्रॉप्स इन फार रेड लाइट। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए ये हमारी प्लांट सेल है और ये इसकी एपिडर्मिस और इसके बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल।
आउटर लेयर को, और इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है, पहली साइड सेल्स होती है। ये हमारी पहली साइड सेल्स, और इन्हीं पहली साइड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ये हमारी पहली साइड सेल्स, और इन्हीं पहली साइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्या है, हर सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ग्रेनम। ये हमारा ग्रेनम। तो देखिए, जैसे ही हमने इसको 680 नैनोमीटर की लाइट दी, हमने बाहर से 680 नैनोमीटर की लाइट दी क्यूटिकल के पास, लेकिन ग्रेनम तक पहुंचने में ये अपना क्या है, 6 नैनोमीटर अपनी क्या है, एनर्जी लॉस्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, एनर्जी के लॉस्ट करने से इनकी वेवलेंथ या क्वांटम यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर हम डायरेक्ट ग्रेनुअल्स को या फिर क्लोरोप्लास्ट को फोटो सिस्टम देते हैं, या P60 18 नैनोमीटर की लाइट देते हैं, तो इसके अंदर नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर हम आउटर लेयर में देते हैं तो इसको अंदर ट्रेवल करने में, मैंने आपको बताया या नहीं बताया, तो एक बात आप याद रखना कि जैसे जैसे लाइट ट्रेवल करती है ना, तो उसकी एनर्जी वो कम होती जाती है, और क्वांटम यील्ड क्वांटम यील्ड बढ़ती जाती है। मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम। जैसे जैसे लाइट ट्रेवल करती है उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम, और लैम्डा और क्वांटम यील्ड क्या होता जाता है, इंक्रीज। इसकी एनर्जी कम हो गई तो अब फोटो सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट 680 नैनोमीटर की लाइट डायरेक्ट ग्रेनुअल्स को पड़ती तो फोटो सिस्टम काम करता। अब ऊपर आउटर लेयर पर आइए, जिसके कारण क्या होगा, O2 नॉट इन्वॉल्व, और इसको क्या बोलते हैं, एक रेड ड्रॉप इफेक्ट, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर से एकदम से ड्रॉप आ चुका है, इसी ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। दूसरा एक्सपेरिमेंट है इमर्सन का, इमर्सन इन्हांसमेंट एक्सपेरिमेंट। देखिए इसके अंदर क्या होता है, 680 नैनोमीटर की लाइट दी हमने, इसको हमने रेड लाइट दी, ये हमारी रेड लाइट 680 नैनोमीटर को दी, फोटोसिंथेसिस हुई बट बहुत कम मात्रा में, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ बट बहुत कम मात्रा में। अगर हमने फार रेड लाइट दी, किसको, 780 नैनोमीटर को हमने फार रेड लाइट दी, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, बट ओनली क्या होगा, इसके अंदर तो ओनली होगा साइक्लिक, और इसके अंदर नॉन साइक्लिक। तो देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हमने दी फार रेड लाइट, तो फोटोसिंथेसिस हुआ बट बहुत ही लेस फिर हमने लाइट को ऑफ रखा, फोटोसिंथेसिस हमारा बिल्कुल रुक गया। फिर हमने फार रेड लाइट दी, और फार रेड लाइट से भी फोटोसिंथेसिस हुआ बट बहुत कम मात्रा में। फिर से हमने लाइट्स ऑफ कर दी और फोटोसिंथेसिस रुक गया। अब हमने बोथ लाइट्स ऑन की, मतलब रेड और फार रेड लाइट दोनों हमने ऑन की, इस पर दोनों हमने ऑन की, तो फोटोसिंथेसिस देखिए कितनी ज़्यादा
इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इमर्सन इन्हांसमेंट एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर हम फार रेड लाइट और रेड लाइट दोनों को देते हैं, हम इसको अगर हम दोनों को देते हैं, दोनों को लाइट, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा। तो यही था इमर्सन्स का सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आप लोगों को साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, इमर्सन के दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। अब आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे C3 साइकिल के बारे में, C2 साइकिल के बारे में, और कैम पाथवे के बारे में। ये सारी क्या है हमारी? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन है ये हमारी। हमने क्या पढ़ लिया है? हमने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन या लाइट फेज के बारे में पढ़ लिया है। लाइट रिएक्शन दो टाइप्स की थी, कौन कौन सी? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे डार्क रिएक्शन या डार्क फेजेस के बारे में। 3 टाइप की थी, C3, C4 एंड कैम। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।